वेलकम दोस्तों, मैं अमित चौधरी। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका लाया हूं आपके सामने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का। आज हम लोग 108 वर्ड 108 वर्ड्स याद करेंगे एक कहानी पढ़कर, जिसमें एक इंसान 15 साल के लॉकडाउन में जाता है। वो 15 साल के लॉकडाउन में क्यों जाता है, वो 15 साल क्या करता है और कैसे आज़ाद होता है, इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो एक पीडीएफ को डाउनलोड करें जो इस कमेंट बॉक्स के लिंक में दिया हुआ है इस वीडियो के साथ यूट्यूब पे। लेकिन मैं अभी आपको कहानी पूरी समझाने जा रहा हूँ। उसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं ये आपको याद भी हो जाएंगे अगर आप आराम से मेरे साथ बस इस कहानी को सुनते रहें। और इसके अलावा मैंने कुछ और टेक्निक्स भी आपको इंट्रोड्यूस करवाए आपके सामने। मैं आपके सामने वोकैबुलरी के लिए नॉर्मल लुइस वर्ड पावर मेड इजी से रूट वर्ड टेक्निक लेकर आया हूँ, निमोनिक टेक्निक लेकर आया हूँ, एडिटोरियल के थ्रू हमने देखा है। ये सारे वीडियोस और भी आते जाएंगे, लेकिन आप शेयर करें, कमेंट करें, बताएं किस तरह की चीज़ें आपको पसंद है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश करें। तो चलिए, कहानी शुरू होती है और कहानी है द बेट, यानी कि शर्त। एक शर्त की कहानी है। एंटोन एंटोन चेखोव की कहानी है, जो एक रशियन राइटर है। ये कहानी एक कमरे से शुरू होती है जहां एक रात बैंकर चहलकदमी कर रहा है, पेसिंग कर रहा है, और वो रिकॉलिंग कर रहा है, यानी रिकलेक्ट कर रहा है, याद करने की कोशिश कर रहा है कि 15 साल पहले उसके घर पर एक पार्टी हुई थी जहां पर एक शर्त लगी थी, कैपिटल पनिशमेंट। शर्त तो लगी थी, लेकिन शर्त के पहले एक बहस हुई थी, और वो बहस हुई थी कैपिटल पनिशमेंट को लेकर, यानी कि मृत्यु दंड को लेकर, जिसे हम लाइफ सेंटेंस कहते हैं। क्या एक इंसान को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए? वहाँ बहुत सारे स्कॉलर्स यानी विद्वान लोग जमा हुए थे। वो लोग डिसअप्रूव कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे। डिसअप्रूव के बाद ऑफ का यूज़ होता है। ये लोग रिजेक्ट कर रहे थे मौत की सज़ा को। ये मान रहे थे कि ये बहुत ही ऑब्सोलीट है, यानी कि पुराना है, पासे है, अर्काइक है, पुराना तरीका है, और ये अनफिटेड है, यानी कि अनसुटेबल है, अभी के सिचुएशन के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। वो मान रहे थे कि इमोरल तरीका है, अनैतिक तरीका है, हमारे मॉडर्न सोसाइटी की नैतिकता पर फिट नहीं होता है, क्योंकि सरकार किसी या कानून किसी की जान नहीं ले सकती है। वो मान रहे थे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट ज़्यादा बेहतर है, यानी कि जो आजीवन कारावास की सज़ा होती है वो बेहतर है। तब तक जो होस्ट यानी जो बैंकर है वो बोलता है कि अगर ए प्रायरी सोचा जाए, यानी कि अगर डिडक्टिव लॉजिक के हिसाब से, अगर रीजनिंग के हिसाब से सोचा जाए, तो एक्चुअली मौत की सज़ा ज़्यादा ह्यूमन है, क्योंकि इसमें जो एग्जीक्यूशन यानी जो सज़ा होती है उस सज़ा को एग्जीक्यूशनर एक बार में दे देता है। जबकि जो लाइफ सेंटेंस, जो हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करते हैं, वो उसमें सज़ा इंसेसेंटली यानी कि लगातार कंटिन्यूसली चलती रहती है पूरी ज़िंदगी। लेकिन तब तक एक बैंकर खड़ा होता है, बैंकर तो ये था, और तब तक एक लॉयर खड़ा होता है। एक लॉयर यंग था, 25 साल का। तो शर्त लगी है इसी बैंकर जो कि ये कहानी सोच रहा है और इस लॉयर के बीच में, जो अब खड़ा हुआ 25 साल का यंग लॉयर। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जिंदा रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेल में ही रहना पड़े कोई बात नहीं, तो मैं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही चुनूंगा। इस सारे जो दोनों स्पीच देते हैं, इसके इंश्यू मतलब इस घटना के बाद एक और घटना जो होती है वो होता है कि डिबेट शुरू होता है, और उसके बाद जो होता है एक शर्त लगता है, और एक रिडिक्यूलस शर्त लगता है, बहुत ही हास्यास्पद मजाकिया शर्त लगता है, जहां पर स्टेक पे यानी दांव पे रखा जाता है $2 मिलियन। 15 साल तक अगर वो यंग लॉयर जेल में रहेगा तो उसको 15 साल बाद $2 मिलियन बैंकर पे करेगा। ये शर्त का जेल का पीरियड शुरू हो जाता है 1970 के 14 नवंबर के मिडनाइट से, और ये 85 तक चलने वाला था, 14 नवंबर मिडनाइट तक। और ये रिडिकुलस हास्यास्पद शर्त कौन लगाता है? तो ये एक स्पॉइल्ड यानी कि जो बर्बाद बैंकर था, जो कैप्रिशियस था यानी कि लापरवाह था, वांटन था, मनमर्जी से जीता था, जो अनप्रडिक्टेबल था, और जो रैप्चर में था। ही वॉज विथ रैप्चर, वो अत्यधिक खुशी में, एक्सटेसी में था। और वो इस पूरे डिबेट को लगाने के अत्यधिक खुशी में था, और वो पूरे डिबेट के बाद, पूरे शर्त को लगाने के बाद डिनर में के समय वो उस लॉयर को बोलता है, उसको संबोधित करता है यंग रॉयन, जिसने शर्त लगाया जेल में रहने जो जा रहा है लॉयर, उसको बोलता है बैंकर यंग रॉयन, यानी रॉयन मतलब घोड़ा, लेकिन उसको वो स्लैंग में इंट्रोड्यूस बोल रहा है, इस तरह से उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। बोल रहा है कि यंग रॉयन, तुमने ये जो वॉलंटरी यानी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जो जेल में जाना स्वीकार किया है, ये तुम नहीं कर पाओगे। अगर इन्फोर्स्ड होता, अगर ज़बरदस्ती तुमको जेल में भेजा जाता तो तुम रह भी लेते, लेकिन अपनी इच्छा से 15 साल नहीं निकाल पाओगे, 2-3 साल में ही भाग जाओगे। तो मैं तुम पे पिटी करता हूँ, तुम पे पूरी मेरी दया तरस खाता हूँ। ये हो गई 15 साल पहले की बात, जहाँ शर्त लग गई। अब कहानी आती है अभी के समय में, और ये बैंकर जो अपने कमरे में टहल रहा है बोलता है कि क्या रबिश शर्त मैंने लगा ली यार, बिल्कुल अपने कैप्राइस में, अपने फैंसी में, अपने
अपनी जो मनमर्जी में हवाई किले बनाने में मैंने ये शर्त लगा लिया। मैं वेल फेड था उस समय, मैं उस समय तो बहुत अच्छा अमीर समृद्ध था, और मैंने शर्त लगा लिया कि जो लॉयर है वो अंडरगो करेगा, मैंने गुजरेगा, भुगतेगा 15 साल का कैद, और उसको डिप्राइव कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा सारे तरह के, डिप्राइव के बाद भी ऑफ का यूज़ होगा, सारे तरह के सुविधाओं से। वो अपने थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मैंने जो सीमा रेखा है, लक्ष्मण रेखा, उसको पार नहीं करेगा। एक एग्रीमेंट तैयार किया गया जिसमें सारे माइन्यूटेस्ट मैंने छोटे छोटे डिटेल्स भी डाल दिए गए कि ये जो कन्फाइनमेंट है, ये जो जेल है, ये अभी चलने वाली है 15 साल तक, और ये बिल्कुल सॉलिटरी होगी, बिल्कुल आइसोलेशन में होगी, इसमें कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता है, बस एक खिड़की खुली रहेगी जिसको खाने पीने और ज़रूरत के सामान मिलेंगे, बाकी दरवाज़ा पे ताला रहेगा, वो बाहर नहीं जा सकता है। तो बैंकर के ही घर के बाहर के कंपाउंड में एक कमरा था, उसको ताला लगाकर उसको उसके अंदर डाल दिया गया। और लॉयर जो अंदर जेल में गया वो ऑब्लाइज था, मतलब मजबूर था कि वायलेट नहीं कर सकता, उल्लंघन नहीं कर सकता है, और बैंकर पे ऑब्लिगेशन था, उस पर ये मजबूरी थी कि वो $2 मिलियन पे करेगा 15 साल वाला। 15 साल बाद अब यहाँ से शुरू होता है राइटर किस तरीके से उस जेल के अंदर उस आदमी की मानसिक स्थिति, उसके साइकोलॉजिकल स्टेट, उसके जो ग्रोथ हो रहा है, जो इंटेलेक्चुअल जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, और जिस तरह की किताबें वो पढ़ रहा है। और हम सीख सकते हैं कि अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में भी किस तरह की किताबें, किस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़े जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो पहले साल में वो वैसी किताबें पढ़ना शुरू करता है जो हम लोग शायद पूरी उम्र पढ़ते रह जाते हैं, मतलब वो पल्प फिक्शन पढ़ता है। पल्प फिक्शन मतलब होता है जो पॉपुलर किताबें होती हैं, जैसे थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, एडवेंचरस किताबें, इस तरह की किताबें वो पढ़ता है। और उसको ये ऑफ़र किया गया था कि उसको सिगार या वाइन खिड़की से दिया जा सकता है, लेकिन उसको लेने से मना कर देता है क्योंकि मानता है कि किसी भी तरह का नशा का पदार्थ, इंटॉक्सिकेशन एक फो है उसके लिए, एक दुश्मन है, और ये स्पॉइल कर देगा पूरे वातावरण को, कमरे के। दूसरे साल में वो क्या पढ़ना शुरू करता है, तो क्लासिक्स पढ़ना शुरू करता है, यानी कि शेक्सपियर, बायरन, पुरानी राइटर्स जो हैं उनकी किताबों को पढ़ना शुरू करता है। और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे किताबें इस तरह से वो पढ़ता जाता है, और 5वें साल में जब वो आता है तो थोड़ा सा उग्र हो जाता है और सुस्त हो जाता है और बकता रहता है और अजीब तरह से बिहेव करता है, यौन करता है, जम्हाई लेता है। फिर छठे साल के सेकेंड हाफ में वो फिर बहुत ही जिलसली, यहाँ देखिएगा जिलसली, यहाँ जे नहीं है, जे होता है तो जेलस हो जाता है, उसका मतलब ईर्ष्या, यहाँ जील है यानी ऊर्जा, तो बहुत ऊर्जा के साथ वो किताबों को पढ़ता है। और इस तरह से वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को स्टडी करता है, और इन लैंग्वेजेस को, बहुत सारे लैंग्वेजेस को सीखता है। और बीच में ऐसा एक ये आता है कि वो एक लेटर लिखता है, और उसमें अपने बैंकर को, जिसने उसको जेल में डाला था, उस कमरे में डाला था, उसको गैलर करके संबोधित करता है। गैलर मतलब एक तरह का जो जेलर होता है, यानी कि जो प्रिजनर का गार्ड होता है। बोलता है कि मैंने बहुत सारे लैंग्वेज सीखे हैं, और आप को मैं ये खत लिख रहा हूँ, ये मैंने अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा है, आप इसको एक्सपर्ट्स को पढ़ाइए, और अगर उनको ये सही लगता है कि सारे लैंग्वेजेस मैंने सही सीखे हैं तो आप एक बुलेट फायर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि हवा में एक बुलेट फायर की आवाज़ से मुझे पता चल जाएगा कि मैंने सारे लैंग्वेजेस सीख लिए हैं। और उसका नोट बिल्कुल सही निकलता है। और वो एक लेटर में बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखता है कि जितने राइटर्स हैं, जितने अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखते हैं, उनके अंदर एक ही आग जलती है। और उसके बाद फिर वो ये जब उसको गोली चलाने को बोलता है गोली चलाई ताकि मुझे पता चले कि जो मैंने प्रयास किया है वो वेन में यानी व्यर्थ में ना चला गया। और ये तो, और उसको बहुत हेवनली फीलिंग हो रहा होता है, मतलब उतनी किताबें पढ़ के उतना नॉलेजेबल हो चुका है। अब उसके बाद धीरे धीरे जब उसका 10वां साल का पीरियड आता है तो फिर पता चलता है कि वो रिलीजियस किताबें पढ़ने लगता है। मतलब अभी तक 10 साल तक उसने करीब 600 वॉल्यूम किताबों के पढ़ लिए हैं, लेकिन 10वें साल में जो घुसता है तो एक ओल्ड टेस्टामेंट उठाता है जो बाइबल से रिलेटेड, और उसको पढ़ता है। और बहुत धीरे धीरे पतली सी किताब को वो पढ़ने में बहुत टाइम लगाता है। तो ये जो बैंकर है वो सोच रहा है कि ये आदमी जो इतना एरोडाइट हो चुका है, इतना ज़्यादा किताबें पढ़ चुका है, विद्वान हो चुका है, नॉलेजेबल हो चुका है, जिसने इतना कुछ पढ़ लिया है, वो एक माने रिलीजन की किताब को पढ़ने में बहुत टाइम लगाता है, क्योंकि बहुत ध्यान से पढ़ता है। और उसके इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है कि जब वो अपने रिलीजन को पढ़ लेता है तो उसके बाद वो फिर
थियोलॉजी पढ़ने लगता है, यानी वो दुनिया भर के सारे रिलीजन और उनके कंपैरेटिव स्टडी और कोई भी रिलीजन कहाँ से आया, कैसा आया, वो सारी चीज़ों में उसको इंटरेस्ट हो जाता है। और उसके बाद मतलब जब लास्ट का 2 साल उसका बचता है तो बहुत ही हैफजार्ड तरीके से, बहुत ही रैंडम तरीके से पढ़ता है। बैंकर वर्णन करता है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो डूब रहा है किसी समंदर में और रैकेज है वहाँ उसके चारों तरफ, माने टुकड़े हैं, अवशेष हैं, और किताबों को वो ग्रास्प, किसी तरह से ग्रास्प, समझना, पकड़ना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी ज़िंदगी बिल्कुल र्यून हो रही है, बर्बाद हो रही है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहता है। सोचिए अगर हम ये कन्विक्शन ला पाएँ और हम इस कन्विक्शन के साथ अगर कुछ किसी एक स्पेसिफिक चीज़ में भी नॉलेज को एक्यूमुलेट कर पाएँ, अभी जब हम काफ़ी खाली बैठे हैं, तो कितना बड़ा बून हो सकता है ये लॉकडाउन हमारे लिए, पूरे ज़िंदगी भर के लिए जो नॉलेज हम कमाएंगे। तो यहाँ पर खैर स्टोरी में बोलता है कि वो बिल्कुल ग्रास पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि वो डूब रहा है समंदर में, रैकेज मलबे को के बीच में वो कुछ पकड़ रहा है, उसकी ज़िंदगी र्यून बर्बाद हो रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रहा है। और अब लेकिन बैंकर अब बहुत ही ज़्यादा र्यून हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। उसने स्टॉक मार्केट के स्पेक्यूलेशन में जो शर्त लगाया जाता है, जो जुआ खेला जाता है, उसमें उसने बहुत पैसे बर्बाद कर दिए, क्योंकि वो अभी तक अपने रेकलेसनेस, अपने लापरवाही को कंट्रोल नहीं कर पाया। अब वो ट्रेम्बल करता है, अब वो बिल्कुल कांपता है, अब उसकी ज़िंदगी बिल्कुल कर्स्ड हो चुकी है, अभिशापित हो चुकी है। वो मरमर करता है, बुदबुदाता है, वो बोलता है कि ये जो डिस्पेयर है, ये जो दुख है मेरा, अब तो इतना बढ़ जाएगा कि वो मेरा सारा फार्दिंग, जब वो लॉयर निकलेगा 15 साल पूरा होने वाला है, नेक्स्ट दिन ही 15 साल पूरा होने वाला है, तो ये बोलता है कि अब तो ये मेरा सारा फार्दिंग, फार्दिंग मतलब जो भी थोड़ा बहुत पैसा जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है वो भी बचा है, वो भी वो ले जाएगा। तो और ये ज़िंदगी भर उससे एनवियस रहेगा। अब देखिएगा, जलन के लिए एक वर्ड जेलस होता है और एक वर्ड एनवी होता है। अब दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है? तो जेलस, एक एक एड लाइन याद कीजिएगा, एक एड है, ओनिडा का एक एड था बहुत पहले कि नेवर्स एनवी ओनर्स प्राइड, यानी पड़ोसियों की जलन और मालिक की शान। तो एनवी का मतलब ENVY वाला जो यहाँ पर एनवी है, इसका मतलब तो दूसरों की चीज़ों से जलना, क्योंकि उस एड के हिसाब से आपके पड़ोसी आपके ओनिडा टीवी से जल रहे हैं। तो एनवियस का मतलब होता है दूसरों की चीज़ों से जलना, और जेलस का मतलब होता है जब हमारी चीज़ को कोई और यूज़ करे तब हम जो अंदर अंदर कुढ़ते हैं, जैसे आपकी बाइक कोई ले गया तो आप अंदर ही अंदर कुढ़ रहे हैं, तो वो हो जाएगा जेलस। और एनवियस मतलब दूसरे की बाइक, अच्छी बाइक को देखकर जलना। तो वो बोलता है, अब वो काफ़ी ज़्यादा जलन में आ चुका है, बोल रहा है हम ज़िंदगी भर जलते रहेंगे, क्योंकि बैंकरप्सी अब उसकी हो चुकी है, बिल्कुल दिवालिया हो चुका है, डिसग्रेस, बेइज्जती होगी उसकी, और ये सब बातें सोच रहा है। और बाहर जो हो रहा है, वो बाहर हवाएं जो वेनिंग कर रही हैं, चल रही हैं, होल्ड कर रही हैं, होलिंग की आवाज़ आ रही है, बाहर से साएं साएं की आवाज़ आ रही है, और वो काफ़ी स्ट्रेन्ड है, काफ़ी टेंशन में है। और ये एविडेंटली है, एविडेंटली माने प्रत्यक्ष है, उसके चेहरे पे ये थकान दिख रही है, परेशानी दिख रही है कि अब उसको अगले दिन 12 बजे देना पड़ जाएगा पैसा। अब वो बाहर निकलता है, उसके दिमाग में कुछ प्लानिंग है, वो शायद जाकर मार देना चाहता है उस लॉयर को ठीक एक दिन पहले, ताकि उसको पैसा ना देना पड़े। तो ग्रोप्ड फॉर मतलब वो किसी तरह से पकड़ता है सीढ़ियों को, पोक इनटू करता है रास्ते में, किसी तरह से देख, क्योंकि अंधेरा था बाहर, कुछ दिख नहीं रहा था, तो किसी तरह से पोक करते हुए, रास्ता बनाते हुए, टटोलते हुए आगे बढ़ता जाता है। और वो एजिटेशन में है, बहुत ज़्यादा विचलित है, पीप इंटू करता है, वो झांकता है खिड़की से, उस क्वार्टर्स जो था उसको मिला हुआ, जिसमें उसने रखा हुआ था उस लॉयर को, उस क्वार्टर्स के झांकता है खिड़की से, पीप इंटू करता है। अंदर डिमली बिल्कुल हल्की लाइट जल रही है, और स्ट्रीन अवार्ड माने बिखरे हुए हैं किताबें टेबल पर, एक आदमी वहाँ टेबल पर ऐसे सोया हुआ है, लेकिन वो ज़रा भी आदमी स्टिर्ड नहीं होता है, जबकि खिड़की को झांकता है, आवाज़ होती है, लेकिन वो स्टिर्ड यानी कि ज़रा भी चौंकता या उसमें किसी भी तरह की खलबली नहीं होती है। ये बहुत ही कॉशियसली देख रहा है, सावधानी से देख रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है कॉशियसली कि कहीं वो उठ तो नहीं जाता है, लेकिन वो ऐसे ही बैठा हुआ है। और उसके बाद ये दरवाज़ा खोलने का डिसाइड करता है, और जब दरवाज़ा खोलता है तो एक हॉर्स ग्रोन होता है, मतलब एक तरह का गुर्राहट की आवाज़ दरवाजे से आती है, क्योंकि दरवाज़ा जाम हो चुका था, और क्रीक करता है, मैंने दरवाज़ा खोलने पे जो एक पुराने दरवाज़ा खोलने पे जो एक क्रीकिंग साउंड आ रहा है, वो
चरमराने की आवाज़ आ रही है। अंदर उसको लगता है कि मैं दरवाज़ा खोलूँगा, 15 साल बाद दरवाज़ा खुल रहा है तो ये आदमी बिल्कुल चौंक जाएगा, लेकिन वो आदमी अभी भी वैसे ही चुपचाप शांत लेटा हुआ है, मतलब टेबल पर बैठा हुआ है, और उसको उसको 15 सालों में बिल्कुल आदत ही ख़त्म हो गई थी लोगों से बात करने की। तो वो शैगी, उसकी जो उसका जो बियर्ड है, जो दाढ़ी, वो शैगी, मतलब अच्छे से उसने उसको ठीक तरीके से नहीं रखा है, करीने से नहीं रखा है, और वो स्किनी हो चुका है, बिल्कुल दुबला हो चुका है। और सिल्वरिंग उसके जो बाल हैं वो ग्रे हो चुके हैं, उसमें वो सिल्वर जैसा दिख रहा है। और सेनाइल एमेशिएशन आ चुका है, मतलब सेनाइल मतलब होता है सनकी टाइप का। जब कोई सेनाइल, एक्चुअली सनकी तो इसेंट्रिक होता है, सेनाइल मतलब जो उम्र के साथ जब सठिया जाने जिसको बोला जाता है, तो वो सठियाया हुआ लग रहा है। इसेंट्रिक माने सनकी जो कोई भी हो सकता है, लेकिन सेनाइल जो उम्र के साथ जिसको सठिया जाए, तो वो सठियाया हुआ लग रहा है। और इमेशिएशन मतलब बिल्कुल दुर्बल लग रहा है कि वो बिल्कुल हड्डी का ढांचा बचा है। वो सोचता है कि इस दुर्बल आदमी को तो मैं स्मॉदर करूंगा, मैंने गला दाबूंगा, मैं उसको तकिए से उसका मुंह दाबूंगा, मर जाएगा। लेकिन वहाँ पर एक लेटर लिखा हुआ था। उस लेटर को ये बैंकर उठाता है और वो लेटर पढ़ता है। उस कैदी, जो कैदी बैठा हुआ था टेबल पे, उसी टेबल पे एक लेटर लिखा रखा हुआ था, वो उठाता है बैंकर जो मारने आया था, और वो पढ़ता है। और वो बोलता है, उस लेटर में लिखा हुआ था कि मेरा कॉन्साइंस जो है, मेरा अंतरात्मा ये कह रहा है, यानी कि वो कैदी अब उस लेटर में लिख रहा है बैंकर को कि मेरी अंतरात्मा ये कह रही है कि मैं डिस्पाइज करता हूँ, त्याग दे रहा हूँ मैं तुम्हारी सारी खुशियों को, वो तुम्हारे सारे दौलत को मैं त्याग रहा हूँ। वो बोलता है कि मैंने बहुत ही डिलीजेंटली इतने दिनों तक बहुत ही समर्पण के साथ मैंने चीज़ों को पढ़ा, मैंने अर्थली चीज़ों को देखा, मैंने दुनिया के अलग अलग जो अमेजमेंट्स हैं, जो वंडर्स हैं, उनको किताबों के थ्रू महसूस किया। मैंने इथेरियल चीज़ों को देखा, मतलब मैं इथेरियल चीज़ों में चला गया, मतलब जो चीज़ें जो दुनिया से परे हैं, मतलब वो किताबों के थ्रू बोलता है कि मैं अलग अलग दुनिया में गया, अलग अलग लोकों में गया, मैं पहाड़ों पे गया, मैंने वो जो इवनिंग जब बाहर सफ्यूज़ होता है, जो फैलता है, वो मैंने देखा पहाड़ों पे फैलती हुई शाम को। मैंने पहाड़ों के रिजेस, कतारों को देखा। मैंने देखा कि किस तरह से जो लाइटनिंग है, जो बिजली है, वो ग्लिमर करती है और वो चमकती है, और वो ढक क्लीविंग कर लेती है, वो ढक लेती है बादलों को। मैंने सायरन्स को, यानी कि मैंने परियों को नाचते हुए देखा। मैंने एबिसेस को देखा, मैंने खाइयों को देखा, मैंने नए रिलीजन प्रीच किए, मैंने लोगों को नया रिलीजन बताया, मैंने कॉन्क्योर किया नए देशों को, मैंने जीते कितने सारे देश। और फिर वो बोलता है उस लेटर में कि ये जो अनवियरिंग, जो तुम्हारी विचारधारा, अनवियरिंग मैंने कभी ना खत्म होने वाली, लगातार चली आ रही जो विचारधारा है मानव सभ्यता की, वो बिल्कुल फ्रेल है, वो बिल्कुल खोखली है, डिल्यूसिव है, धोखेबाज है, और मिराज है। माने मृग, मृग तृष्णा, यानी मृग मरीचिका, यानी रेगिस्तान में जो पानी की चमक, जो धूप की चमक पानी सी लगती है। तो बोलता है ये जो तुम्हारा अनवियरिंग अभी तक कंटिन्यूअसली चला आ रहा, जिसको रोका नहीं जा सकता है, जो जो ये पूरा रीति रिवाज है तुम्हारा, जो मानसिकता है इंसानों की, वो फ्रेल है, वो खत्म, दुर्बल, छीन हो चुकी है, डिल्यूसिव है, वो एक धोखा है, वो मिराज है, वो एक मृग मरीचिका है। और जो तुम्हारी पूरी पोस्टेरिटी है, जो तुम्हारा पूरा नेक्स्ट जनरेशन है, वो बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा पूरा टेरेस्ट्रियल जो पूरी पूरी तुम्हारी ज़मीन है, वो सब बर्बाद हो जाएगी, एक झटके में बर्बाद हो जाएगी। तुम लोग मार्वल करते रह जाओगे, आश्चर्यचकित करते रह जाओगे जब तुम देखोगे कि तुम्हारे गुलाब है, उन गुलाब से स्वेटिंग, यानी कि पसीने से भीगे घोड़े की खुशबू आएगी। देखिए क्या इमेजिनेशन है राइटर का। एक 15 साल तक एक आदमी जो किताबों को पढ़कर दुनिया के झूठेपन को सीखता है, वो बोलता है कि एक दिन तुम्हारे फूलों के गुलाबों से, तुम्हारे गुलाबों से पसीने वाले घोड़े की बदबू आएगी, और तब तुम मार्वल करोगे, आश्चर्य करोगे कि तुमने गलत कर दिया है, तुमने बार्टर किया है, तुमने एक्सचेंज किया है, तुमने एक्चुअली जन्नत को खो दिया और नर्क को अपना लिया है तुम लोगों ने। ये वो बात बोल रहा है। जब ये जो बैंकर है जो वहाँ पर उसको मारने गया था, जब ये लेटर पढ़ता है, और लेटर आगे बोलता है कि मैं कल 12 बजे के पहले ये जगह छोड़ के चला जाऊँगा, 2 मिनट पहले, और तुम उसके बाद मुझे मत ढूंढना, और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मैं पूरी ज़िंदगी खुशी, पैसे, हेल्थ, सब को मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और पहली बार इस बैंकर को अपने लिए कंटेम्प्ट, यानी कि अपने लिए एकदम बहुत ज़्यादा
वो अपने अपने को लेकर क्रिटिसाइज करता है, वो अपने अपने को लेकर आलोचना, उसको अपने को लेकर इतना ख़राब फील होता है, वो बेइज्जती फील करता है। और उस लेटर में आगे लिखा था कि मैं वेव कर दे रहा हूँ जो $2 मिलियन तुम मुझे देने वाले हो। ये जो स्टिपुलेटेड यानी कि जो नियम के हिसाब से जो मेंशन था, मैं उस टर्म को, उस प्रोटोकॉल को, उस नियम को वायलेट कर दूंगा, उल्लंघन कर दूंगा, और मैं कल जस्ट मतलब चला जाऊंगा 5 मिनट पहले। ये सारा बात पढ़कर ये बैंकर बिना उसको मारे चुपचाप अपने घर पे लौट आता है। अगले दिन उसको खबर मिलती है कि जो कैदी है, चौकीदार आके बोलता है कि वो कैदी भाग चुका है। ये वापस जाता है उसी कमरे में, वहाँ पर देखता है कि वहाँ कमरे में कोई नहीं है, लेकिन वो जो लेटर था वो लेटर रखा हुआ है। लेटर तो ये पहले ही पढ़ चुका था, एक दिन पहले ही मारने के लिए जब आया था तो वो पढ़ चुका था। तो कोई भी र्यूमर यानी कोई अफवाह ना फैले, इससे बचने के लिए कि वो उस लेटर को उठाता है और घर जाकर अपने जो लेटर जिसमें उसने रिनंसिएशन के लिए यानी कि जो वो त्याग कर रहा था, उस त्याग की जहाँ जिसने वर्णन किया था, उस पूरे लेटर के उठाकर अपने पास ले आता है और अपने लॉकर में जाकर रख देता है, और कहानी ख़त्म हो जाती है। तो अच्छा एंड है, हैप्पी एंड है या सैड है, ये तो आप डिसाइड करें, बट कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रूर पढ़ें। और ऐसे ही कहानियाँ मैं आपके सामने और लेकर आऊँगा, तो हमारे साथ बने रहें, शेयर करें और कमेंट करें और अपनी राय बताएं। थैंक यू सुनने के लिए। जय हिंद।